हेलो बच्चों, आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम का जो मेन रिजल्ट था आपका, उसके मेन पॉइंट्स मीन्स जो आपका आरसीएम हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर निकाला था, पिछले लेक्चर में हमने ये ड्राइव किया था। सो उसके बाद के ये आपके डिस्कशन के पॉइंट्स हैं। सो नंबर 1 पॉइंट है आपका, इफ m1 एंड m2 इज इक्वल टू m, जो दो मास थे आपके a और b पार्टिकल्स के, अगर वो दोनों इक्वल हो जाए तो ये जो आपका एक्सप्रेशन है, इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। इक्वेशन नंबर सपोज मैंने डाल दिया स्टार। सो इक्वेशन जो स्टार है उसके अंदर अगर आप m1 m2 को m पुट करते हैं तो जो RCM होगा आपके पास वो होगा R1 प्लस R2 बाई 2 के इक्वेट, उसके इक्वेट। ठीक है, सो ये आपको न्यूमेरिकल्स में आपकी हेल्प कर सकता है ये फॉर्मूला। जहां पे आपके दो इक्वल मास के लिए बात हो रही है तो जस्ट आपके पोजीशन वेक्टर, आपका जो ये R है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसको डिफाइन कर सकते हैं। सेकेंड में है, सपोज अगर आपका RCM जो आपका सेंटर ऑफ मास है वो ओरिजिन पे है। इसके जीरो का मीनिंग क्या है? अगर ये ओरिजिन पे है तो इस इक्वेशन में ये जो इक्वेशन है, राइट, ये किसके इक्वल हो जाएगी? जीरो के इक्वल। यहां से आप R1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और R2 की भी, वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा आपके न्यूमेरिकल की। सपोज हम R2 को निकालते हैं, ठीक है। सो इस बात का मीनिंग क्या है? तो यहां से दो बातें आप बोल सकते हो। ये जो नेगेटिव आया है यहाँ पे साइन, इसका मतलब ये है कि सपोज एक मास आपका, जैसे ये आपका ओरिजिन है, ठीक है, एक अगर आपके पास पार्टिकल राइट में है तो दूसरा पार्टिकल आपका लेफ्ट में है। ये इस चीज को डिफाइन करता है, ये नेगेटिव का साइन। सेकेंड थिंग, सपोज आपके पास दो पार्टिकल में से एक पार्टिकल हैवी है, और हैवी है वो हमने m2 को माना है ना। तो आप यहां देखें, अगर ये चीज ज्यादा तो ये चीज उतनी ही आपकी क्या होगी? कम होगी। इसका मतलब आपका R2 होगा लेस किससे? R1 से। इस बात का और मीनिंग क्या है? इस बात का मीनिंग है जो हैवियर पार्टिकल होगा A और B में से, जो हैवी होगा ऑफ द सिस्टम इज क्लोजर, वो नजदीक होगा किसके? टू द सेंटर ऑफ द मास। एक्चुअली होता क्या है कि आपको डेली बेसिक एग्जांपल बताती हूं। सपोज आपके पास कोई पानी की बोतल है, ठीक है, आप घर पे भी करके देख सकते हैं काम। पानी की बोतल के अंदर पानी आपका, सपोज एक एग्जांपल के तौर पे भी मेरे पास बोतल नहीं है यहाँ पे, सो मैं एक डस्टर का एग्जांपल लेती हूँ। सपोज ये डस्टर, आप इसको अज्यूम करो कि ये कोई पानी की बोतल है, राइट। अगर ये पूरी कंप्लीट फिल है तो उसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा सेंटर पे, ठीक है। सपोज ये आधी फिल है तो इसका मतलब ऊपर वाली जो एम्प्टी है उसका मास ज्यादा है, नीचे वाली जो आपकी फुल है उसका मास ज्यादा। तो नीचे वाली का मास ज्यादा मींस नीचे वाले पार्ट का मास ज्यादा। तो जो आपका सेंटर ऑफ मास है, अब वो सेंटर पे नहीं होगा बेटा, वो आपका शिफ्ट हो जाएगा नीचे वाली साइड पे, राइट। ये सेंटर ऑफ मास ही होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो आपका डिपेंड करता है कि आप कहां पे हैं, मतलब हैवी वाला पार्ट किस साइड है आपका। बहुत सारे डे टू डे लाइफ में सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड आपके एग्जांपल हैं, आप उनको स्टडी कर सकते हैं। यस, तो यहां से ये इंपॉर्टेंट पार्ट आपका फाइंड आउट होता है। नेक्स्ट है, कई बारी इस सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड इस टाइप के सिचुएशन पे न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके। सो मैं वो डिस्कस कर रही हूं अपने थर्ड पॉइंट में। मेरा फर्स्ट पॉइंट था दो मास इक्वल का। सेकेंड पॉइंट था कि सपोज दो मास में से कोई भी एक मास आइदर m1 और m2 आपका हैवी है। सो उस केस में क्या क्या होगा पोजीशन, वो हमें देखना था। और साथ ही हमने ये भी कंसीडर किया था कि आपका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करता है? ओरिजिन पे लाई करता है, ठीक है। अब थर्ड वाले में हम क्या निकालेंगे? सपोज ये अपने पास R है, हम इसकी पोजीशन वेक्टर निकालना चाहते हैं डिफरेंशिएट करके, मींस x में क्या होंगे और y में क्या होंगे। सो उसके लिए आप पूरी सिचुएशन देखें। A जो आपका पार्टिकल है उसके पोजीशन वेक्टर है x1 और y1, ठीक है। मतलब R, आप जो ये जो R है, आप R1, इसको आप कैसे लिख सकते हैं? R1 को आप लिख सकते हैं x1 i कैप प्लस y1 j कैप, ठीक है। ऐसे ही जो आपका R2 है B पॉइंट पे, वो है x2 और y2, उसको कैसे लिख सकते हैं आप? R2 को यस x2 i कैप प्लस y2 j कैप ऐसे लिख सकते हैं, राइट। अब जो सेंटर में है आपका, ये कैपिटल लिखा है बेटा, इनको आप स्मॉल की फॉर्म में दिखा सकते हो। ये आपका क्या है? कैपिटल। मींस अगर आप RCM के पोजीशन वेक्टर
देखना चाहते हैं, आई थिंक आपको ये विजिबल है स्क्रीन पे, यस आपको दिख रहा होगा शायद, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स सी एम आई कैप प्लस वाई सी एम जे कैप, यस। सो हमारा मेन टारगेट है थर्ड पॉइंट में ये एक्स सी एम और वाई सी एम की वैल्यू को फाइंड आउट करना, ठीक है। ये फाइंड आउट करके हम फिर एक इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखेंगे प्यारे बच्चों। सो वेट अ मिनट, ये स्टूडेंट आप यहां पे देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम R1, R2 और RCM तीनों के हमने कोऑर्डिनेट्स को लिखा, ठीक है। उसके बाद RCM को हम क्या लिख सकते हैं, XCM I कैप प्लस YCM J कैप, ठीक है। और फर्दर जो ये हमारा RCM था, ये क्या था, M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2। सो यहां पे R1 और R2, ये स्टूडेंट यहां देखिए आप, R1 और R2 की जो वैल्यू थी X और Y की फॉर्म में, वो हम नेक्स्ट स्टेप में पुट कर देंगे। यस आप चेक करें, M1 के साथ मैंने R1 की वैल्यू को लिखा है, M2 के साथ मैंने R2 की वैल्यू को लिखा है, राइट। उससे नेक्स्ट स्टेप में अब यहां चेक करें, I वाला कंपोनेंट मैंने इकट्ठा कर दिया और J वाला मैंने कंपोनेंट इकट्ठा कर दिया। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि अब मैं लेफ्ट में और राइट में I का और J के कोएफिशिएंट को कंपेयर करने वाली हूं। आप यहां देखिए, यहां पे I के कंपोनेंट के साथ में क्या है, XCM, तो हमने लिखा XCM। यहां पे I कंपोनेंट के साथ क्या है, M1 X1 प्लस M2 X2 अपॉन, ये इसके साथ भी डिवाइड होगा एक बारी जब सेपरेट करेंगे, ये इसके साथ भी डिवाइड होगा जब हम Y को सेपरेट करेंगे। ऐसे ही जब J के कंपोनेंट को हमने कंपेयर किया तो हमने YCM की वैल्यू को निकाल लिया। सो मैंने इक्वेशन डबल स्टार और ट्रिपल स्टार इनका नाम रखा। इसके अंदर भी स्पेशल केस हो सकते हैं प्यारे बच्चों, क्या, सपोज ये जो ए बी है, आप ध्यान से सुनना, ये जो सारी बातें मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ ये वाली, क्योंकि आर्टिकल तो अपना, ये जो टॉपिक था अपना, ये तो अपनी पिछली क्लास में ओवर हो चुका था, लेकिन वो जो पार्ट था वो आपके सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था बेटा। लेकिन आपकी नॉलेज, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ये सारी बातें आपको सीखनी पड़ेंगी। आपको जो क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कुछ भी घुमा फिरा के आए, कैसे भी आए, आपको हर एक टाइप से अटेम्प्ट करना आना चाहिए। जैसे सपोज कितने केस बन सकते हैं, यस 2 पॉइंट है ना, या तो वो इस प्लेन में होंगे XY प्लेन में, या आपके YZ में, या आपके ZX प्लेन में, या क्या हो सकता है, दो में से आपका एक ओरिजिन पे है, एक आपका किसी भी एक एक्सिस पे है, या क्या केस हो सकता है आपका कि दोनों पॉइंट या तो X पे है या आपके Y पे है, इस फॉर्म में हो सकता है ना। सो अब मैं आपसे कंपेयर करवा रही हूं, आपको मैं सिखा रही हूं, सपोज इन दोनों के अंदर ये जो आपके कोऑर्डिनेट्स है, ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि A और B आपके दोनों X पे हैं, सिर्फ X लाइन पे, X एक्सिस पे, तो क्या करोगे, तो X पे Y कंपोनेंट 0 हो जाएगा, तो आपका ये वाला आपको फाइंड आउट ही नहीं करना, जस्ट आपको ये वैल्यू निकालनी है। ऐसे ही अगर आपको वो दोनों पॉइंट को Y पे दे दे तो Y के ऊपर X कंपोनेंट 0 होता है ना। सो इस टाइप से बहुत सारे इसके वेज, मैक्सिमम जितने इसके केसेस बनते हैं ना, उनको स्टडी किया करो बेटा। डिफरेंट बुक्स को आप, जैसे आपका सपोज यही टॉपिक है, इस सेम टॉपिक को आप अपनी कोई भी 2 या 3 फेवरेट बुक्स रख लो जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आती है। बुक कौन सी अच्छी होती है, जिसकी लैंग्वेज समझ में आए, वो इंडियन ऑथर की है, फॉरेन ऑथर की है, किसी भी ऑथर की हो, बुक वो अच्छी होती है जिसकी लैंग्वेज हमें थोड़ी पल्ले पड़ती है, राइट। मेरे अकॉर्डिंग तो ये है। सो सपोज आपने कोई 3 बुक को रखा, 3 बुक से सेम टॉपिक किया, अब आप ये बोलेंगे मैम 3 से तो पजल हो जाएंगे, हमें तो सिर्फ एक ही का समझ में आता है। मेरा कहने का मतलब एक बुक से जो, ये देखो मेन जो रिजल्ट होता है ना बेटा, ये तो आप कितनी ही बुक पढ़ लो ये आपको सेम मिलेंगे, आपको जस्ट केसेस को स्टडी करना है। सपोज एक बुक में इसकी 4 केस है, सो नेक्स्ट बुक में मे बी इसके एक आध और एक्स्ट्रा केस से रखे हो, उससे नेक्स्ट में कोई अलग पॉइंट बचा हो, सो आपको सिर्फ वो जो डिफरेंट वाला पॉइंट है उसको ऑब्जर्व करना है। कॉमन तो हर एक बुक में मिलेगा बेटा, है ना। उसको फिर अपने शॉर्ट नोट्स बनाए खुद की राइटिंग में, हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। दुनिया भर के यूट्यूब के चैनल है बेटा, दुनिया भर के टीचर पढ़ाए जा रहे हैं, बुक्स बहुत सारी हैं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, है ना। तो आप एक कोई भी टॉपिक को अच्छे से करें, उस टॉपिक से रिलेटेड जिसमें टीचर का आपको समझ में आता है, आप अच्छे से उसको पढ़ें वहां से, और फिर बुक को उठाएं, उस बुक में देखें कि इस टॉपिक से रिलेटेड 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, कोई एमसीक्यू, कोई न्यूमेरिकल, क्या क्वेश्चन बन सकता है, आप वो हर एक टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, ठीक है। भले ही आप एक दिन में 2 या 3 ही टॉपिक कर पाते हैं, पूरा चैप्टर या पूरी यूनिट नहीं कर पाते, नो इश्यू बेटा,
वो कहते हैं ना थोड़ा खाओ अच्छा खाओ, मीन्स थोड़ा पढ़ो, एटलीस्ट इतना पढ़ो कि आपकी वो ब्रेन में सेट हो जाए, बजाय कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं और उसका आउटपुट कुछ नहीं निकल रहा। इससे अच्छा तो ये है ना कि आप 1 घंटा पढ़ें लेकिन वो आप पूरा फोकस के साथ पढ़ें, ठीक है। सो डोंट वेस्ट फर्दर टाइम। अब मैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड, यस, ये जो आपका ये कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करवाती हूँ बेटा, बाकी के एक दो आप खुद करके देखना, राइट। सो वेट अ मिनट। ये स्टूडेंट इस टॉपिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करते हैं। जैसे कि बोर्ड पे लिखा है 4 पार्टिकल ईच ऑफ मास 1 kg are placed on 4 center of a square. Suppose we have given xy plane and a square. आपके पास डायग्राम में एक स्क्वायर गिवन है और स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स के ऊपर जो मास है उसकी वैल्यू दे रखी है 1 kg, राइट। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द मास ऑफ दिस सिस्टम। सपोज जो स्क्वायर है आपका उसकी साइड है 1 मीटर, ठीक है। अब उस स्क्वायर का जो सेंटर ऑफ मास है आपका, जो आपका यहां पे लाई करेगा, क्योंकि जो अपने पास डायग्राम है वो रेगुलर शेप है ना। सो इसके जो डायगोनल आपस में जब कट करेंगे तो एक पॉइंट पे जब मीट करेंगे, सो उस पॉइंट पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा, तो हमें उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। सो उसके लिए सबसे पहले हम इस पे नेमिंग करते हैं, लाइक ये ए पॉइंट है, ये बी, ये सी और ये डी। ये आपको डायग्राम एग्जाम में गिवन होगा। आपके एनसीईआरटी की बुक में भी प्यारे बच्चों ये जो सेंटर ऑफ मास है इससे रिलेटेड 2 और 3, 2 से लेके 3 आपके शायद सोल्ड एनसीईआरटी एग्जांपल्स दे रखे हैं। सो मेरी रिक्वेस्ट है ये क्वेश्चन करने के बाद आप अपनी एनसीईआरटी की बुक से जो आपके स्टार्टिंग के 3 जो सोल्ड न्यूमेरिकल्स हैं आप उनको ट्राई करना। अगर आप इजीली कर पाते हैं तो जो पीछे आपके एनसीईआरटी में एक्सरसाइज होती है सो उसको भी आप स्टडी करना। सो लेट अस स्टार्ट। ए जो पार्टिकल है उसके जो कोऑर्डिनेट है वो हम मानते हैं x1 y1, राइट। बी पे है उसको मानेंगे x2 y2, ठीक है। सी पे जो है उसको मान लेते हैं x3 y3 और डी वाले को x4 y4। 4 अपने पास पार्टिकल है, चारों की हमने पोजीशन को पहले डिफाइन किया। अब सेकेंड थिंग हमारे पास होना चाहिए फॉर्मूला। यस, हमने पहले ये वाला फॉर्मूला 2 पार्टिकल के लिए लिखा था। अब यहां पे अपने पास सपोज अपने पास 3 पार्टिकल है, 4 पार्टिकल है, जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको हम यहां पे लिख सकते हैं, राइट। लाइक अपने पास यहाँ पे 4 पार्टिकल है तो हम इसको एक्सटेंड करके m4x4 अपॉन में m4 और इसको हम एक्सटेंड करके m4y4 अपॉन में m4, यस, ये हम लिख सकते हैं, राइट। इसको लिखने के बाद अब हमें इसकी क्या पुट करनी है, सपोज वैल्यू। तो आप यहां पे देखें m1 m2 m3 m4 जितने भी मास है वो आप क्वेश्चन में देखें सबकी वैल्यू सेम है 1 kg, ठीक है। अब x1 x2 x3 x4 और y1 y2 y3 एंड y4, यस, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो वो मैंने आपकी सिंप्लिसिटी के लिए यहां पे आपको राइट डाउन कर दी है ताकि आप इजीली इनको देख सकें। एक मैं आपको करके दिखाती हूं, लाइक m1 हमारे पास 1 है, x1, यस, आप यहां से देखिए x1 क्या है 0, सो 1 into 0 प्लस ऐसे ही जो हमारे पास m2 है और x2, यस, m2 1 है, x2 भी क्या है 1, सो 1.1 प्लस m3 x3, m3 1 है, x3, यस, वो भी हमारे पास 1 है, सो 1.1 प्लस m4 x4, यस, m4 आपके पास 1 है लेकिन x4 आपके पास 0 है, सो दैट्स व्हाई दिस अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। तो आपको जब इसको कैलकुलेशन करनी है इसकी तो आपके पास आंसर आएगा 2/4, ठीक है। 2/4 को 1/2 लिख सकते हैं या फर्दर 0.5 भी हम लिख सकते हैं। सो मैं डायरेक्ट इसका आंसर 0.5 लिख रही हूं। आई होप आपको ये दिख रहा होगा स्क्रीन पे, यस। सो आप यहां से देखिए जो x कोऑर्डिनेट है, यस, उसकी मैंने वैल्यू कितनी लिखी है 0.5, तो हमारे पास एक डिस्टेंस आ गया। बिल्कुल सिमिलर मैनर के अंदर जब आप यहाँ पे m1 m2 m3 m4 की वैल्यू को 1 1 पुट करेंगे, y1 y2 y3 y4 की वैल्यू को 0 0 1 1 पुट करेंगे,
फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज को रखेंगे तो आपके पास आंसर यहां पे भी 2/4, 1/2 और फर्दर 0.5 आंसर आएगा। दैट मीन्स सेंटर ऑफ मास के जो कोऑर्डिनेट है आपके एक्स में और वाई में, वो दोनों आपके 0.5 और 0.5 है। तो इसका मतलब सेंटर आपका कहाँ आएगा, इस पॉइंट पे। सो ऐसे आप किसी भी रेगुलर या इरेगुलर शेप का जो सेंटर ऑफ मास है उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम को इजीली निकाल सकते हैं। सो थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट, बाय एवरीवन।